प्रॉपर्टी होती है। तो इनर्शिया इज़ बेसिकली मेजर्ड विद मास। जिस बॉडी का मास ज़्यादा होएगा उस बॉडी का इनर्शिया भी ज़्यादा है, यानी वो अपने आप को रजिस्ट करती है चेंज करने तो जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होता है। तो सबसे पहले अगर मास की बात करें फर्स्ट लॉ की, तो ये 3 टाइप्स में आ जाता है, जैसे इनर्शिया एट रेस्ट, बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट। जो रेस्ट पे वो हमेशा रेस्ट पे ही रहना चाहती है। जैसे आप ये स्कूटर पे बैठे हैं सपोज, तो ये आप स्कूटर चला रहे हैं, तो पीछे वाले बंदे को ये ज़्यादा वॉचेबल होता है। ये रेस्ट में जैसे ही आप स्कूटर एक्सलरेट करते हैं तो ये बंदा है ना पीछे की तरफ जाता है, क्योंकि ये जो यहाँ था वहीं रहना चाहता है, यानी वो रिमेन्स रेस्ट पे, यानी वो पीछे की तरफ ही जाना चाहता है। तो दूसरा इनर्शिया इन मोशन। अगर मोशन की बात करें तो इनर्शिया इन मोशन में जब आ जाएगा, आप अगर मोशन में तो आप मोशन में ही रहना चाहेंगे, तो मोशन में रहना चाहेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपकी, जैसे आई सपोज भाई कोई बस में बैठा था, ठीक है, जैसे मैंने ये बस में बिठा दिया, जैसे ये बस बना दी मैंने आई सपोज। तो जब बस ने मोशन में था तो जैसे ही बस को ब्रेक लगी तो ये जो बंदा है ना ये आगे की तरफ जाता है, क्योंकि बस तो मोशन में थी, वो रेस्ट में आ गई, तो बंदे का जो फीट है वो तो साथ के साथ ही रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि वो बस के साथ अटैच्ड है। लेकिन बंदे की जो ऊपर वाली बॉडी है वो उसके साथ, बस के साथ अटैच नहीं है, वो आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि वो मोशन में थी, वो मोशन में ही रहना चाहेगी। तो चलो सर ये भी क्लियर है। तो इसके बाद क्या है अभी, जैसे हम करें ना, टाइम पर आया करो सारे, लेट मत ज्वाइन करा करो, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाती है। लास्ट जो आ जाता है वो आ जाता है इनर्शिया इन मोशन के बाद जो आ जाता है इनर्शिया इन डायरेक्शन आता है। व्हाट इज़ इनर्शिया इन डायरेक्शन? डायरेक्शन की बात क्या है, इसमें सबसे सिंपल सी बात है, जैसे सपोज ये कर्व रोड है, ठीक है, कर्व रोड पे जैसे आप जा रहे हैं, यहाँ पर कार जा रही है और आप यहाँ पर बैठे हैं, तो आप क्या आएगा, जैसे इस तरफ जब लेके जाएंगे ना, आपको ऐसे मोड़ेंगे तो आप इस तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ, क्योंकि आप जिस तरफ रहना चाहते थे, क्योंकि आप तो यहाँ थे, अगर वो आपको इस तरफ लेके जाएगा तो आप डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं, वहीं उसी तरफ जाना चाहेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल और भी है, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ। आई सपोज मैंने क्या मान लिया, एक व्हील है, ठीक है, और आपने यहाँ पर एक आयरन रॉड लगा दी, ठीक है, ये व्हील यूँ रोटेट कर रहा है, और आयरन रॉड जैसे मैंने मान लिया नाइफ़ है, नाइफ़ को आपने ना उसकी एज शार्प करनी है, तो एज शार्प करनी है तो ये व्हील रोटेट होगा, और यहाँ से शार्प एज होने के कारण यहाँ से आपको क्या निकलेगी, थोड़ी थोड़ी सी आग सी निकलती नज़र आएगी। तो वो स्पार्क हैं वो इस तरफ इसके टेंजेंट की तरफ जाएंगे, तो वो ऑलवेज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ द व्हील। तो जहाँ फिर एक बात करें, जैसे ये हमारा टायर है, टायर अगर ऐसे घूमेगा तो यहाँ पर अगर मैं नीचे मैंने कह दिया भाई थोड़ा सा मड है, यहाँ पर मडी वाटर है, तो ये मड है ना, जैसे ये व्हील जाएगा इसके टेंजेंटली इस तरफ कुछ यूँ इससे पीछे की तरफ गिरेगा, तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। चलो सर ये ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी समझ में आ गया। तो अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बाद जो फर्स्ट लॉ के बाद सेकंड लॉ है। व्हाट इज़ बेसिकली सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ, इसमें ना ज़्यादातर बच्चे ये कह देते हैं सर फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज सेकंड लॉ। हाँ है तो यही है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, बट इसको ऐसे याद नहीं करना भी न्यूटन का सेकंड लॉ ये है। आपने वो ना न्यूटन का सेकंड लॉ है, दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सर ये मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, ये सबको मालूम ही है, मैं बिल्कुल बेसिक लेक्चर ले रहा हूँ। यानी एफ इज इक्वल टू आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिफरेंशियल फॉर्म में डीपी चेंज इन मोमेंटम है और ये टाइम है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया। जहाँ फिर बच्चा इसको ऐसे कर दे सर एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ये चेंज इन मोमेंटम आ गया, ये फाइनल मोमेंटम हो गया, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, अपॉन हमने टाइम कर दिया। तो इससे क्या हमें दिक्कत आई, तो इसको हमने एम वी माइनस एम यू बाई टी कर लिया, तो यानी एम कॉमन ले लो इसमें से, तो वी माइनस यू बाई टी आ गया। वी माइनस यू बाई टी करोगे तो वी माइनस यू बाई टी इज़ द फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा ये, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़ा है ना। तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी यानी वी माइनस यू बाई टी कितना आता है, दैट इज़ ए। तो मैं इसकी जगह, सबकी जगह, इस सारे की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। दैट गिव्स यू फोर्स, दैट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऐसे ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। चलो सर ये ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ इज़ बेसिकली रिलेटेड विद मोमेंटम। अगर जब तक आपको मोमेंटम के बारे में नहीं पता, आपको न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बिल्कुल नहीं पता लग सकता। तो न्यूटन सेकंड लॉ मोमेंटम के बगैर नहीं होता। चलो सर ये तो ठीक हो गया।
अभी हम क्या करते हैं, हम न्यूटन्स थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ? न्यूटन्स थर्ड लॉ की तरफ चलेंगे तो न्यूटन्स थर्ड लॉ इज बेसिकली क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ये नहीं पूछेंगे स्कूल वाले, वो बहुत तेज हैं। वो क्या पूछेंगे वो बताता हूँ। वो ये पूछेंगे कि एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है कि ये दोनों को कैंसिल करते हैं? नहीं। जैसे सपोज मैंने एक वॉल ले ली और यहाँ पर मैंने ये सपोज मैंने ले लिया, ये अमूल है, ठीक है। अब अमूल क्या कर रहा है, इसको धक्का मार रहा है। तो देखो एक्शन वॉल पर है और रिएक्शन किस पे है, रिएक्शन अमूल पर है। जो एक्शन है और जो रिएक्शन है वो दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट हो रहा है। डिफरेंट बॉडीज़, अगर डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट होगा ना तो वो कैंसिल नहीं कर सकता, यानी वो कैंसिल, हेंस ए एंड आर नेवर कैंसिल ईच अदर। क्यों नहीं कर सकते बोलो? तो नहीं कर सकते क्योंकि सर बोथ आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडीज़। एक तो वॉल पे लग रहा है एक्शन और रिएक्शन लग रहा है अमूल पर, तो एक्शन और रिएक्शन तब कैंसिल करते हैं, मतलब कभी कर ही नहीं सकते। कई बार ना ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इन नेचर कैन एन आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट? आइसोलेटेड, आइसोलेटेड फोर्स का मतलब है भी, आइसोलेटेड फोर्स का मतलब है खाली सिंगल फोर्स लग सकती है कभी? नेवर एवर। आइसोलेटेड फोर्स कभी नहीं होती, हमेशा दो फोर्सेस का पेयर होता है, एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये हमें याद करना पड़ेगा भी, आइसोलेटेड फोर्स कभी नहीं होती, हमेशा दो फोर्स इकट्ठी लगती हैं, एक का नाम एक्शन है तो दूसरे का नाम रिएक्शन है। यानी मैं रिपीट कर रहा हूँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ में एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसल ईच अदर। चलो सर ये समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, जब हमने ये कर लिया तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है स्कूल में वो रिगार्डिंग मोमेंटम आता है। तो मोमेंटम का आपको मैं ना बड़ा सिंपल से तरीके से बताता हूँ। मोमेंटम में कोई भी क्वेश्चन आए तो उन्होंने पूछना है फाइंड चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, यही पूछेंगे किसी भी क्वेश्चन में। तो सबसे बेटर तरीका, अगर आपको बड़ी ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत आती है, तो सबसे बेटर तरीका ये होता है, देखो आपने जब चेंज इन मोमेंटम पढ़ना है तो उसका ये तरीका होता है, आप ये फार्मूला लगाएं, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2pq कॉस थीटा। सर ये तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी में लग सकता है। जैसे मैं सबसे पहले लगाया, ये वॉल ले ली, ये मैं पहली बार बता रहा हूँ आपको, मैंने रेगुलर लेक्चर में नहीं बताया। ये मास मोमेंटम mv आया और टक्कर मारने के बाद कहता है भी इसकी सेम स्पीड है, तो ये mv से ही चला गया। तो अभी बताओ व्हाट इज़ चेंज इन मोमेंटम? 99 बच्चे इसका आंसर 0 बोलते हैं, क्योंकि वो देखते हैं सर mv से आया है और mv से चला गया तो चेंज इन मोमेंटम तो 0 हो गया, लेकिन ये गलत है। अच्छा इनमें एंगल बताओ कितना होगा दोनों में, इन दोनों में एंगल, अगर ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ आ रहा है, दोनों में एंगल थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 प्लस 90 छोड़ दीजिए सर, इसको इधर देखिए, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ये एंगल 180 डिग्री हो गया। ठीक है सर, अगर 180 डिग्री हो गया तो ये कॉस 180 हो जाएगा। कॉस 180 कितना होता है, -1। कॉस 180 कितना होता, -1। तो -1 डालोगे तो ये -2pq यानी पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर -2pq आ गया, कॉस 180 कैंसिल हो गया, यानी आर आ गया p माइनस क्यू का होल स्केयर, दैट इज p माइनस क्यू, ये आ जाएगा। तो यानी रिजल्टेंट ये मेरा, सपोज ये मैंने p ले लिया और ये q ले लिया, क्योंकि मोमेंटम की वैल्यू है ना, ये p mv हो गया और ये q mv हो गया, तो p की वैल्यू मेरी कितनी है, तो इसको मैं अब करता हूँ, ये आपको कंफ्यूज ना करे, ये -1 180 की वैल्यू थी। ठीक है, तो अभी जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये p की वैल्यू है mv, ये पॉजिटिव की साइड जा रहा था, इसको मैंने प्लस ले लिया, माइनस ये q नेगेटिव की तरफ जा रहा तो मैंने इसको दोबारा माइनस ले लिया, तो -mv डाल दिया, तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, यानी चेंज इन मोमेंटम जो आ गया हमारा, दैट इज़ 2mv। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो इसका एक शॉर्टकट और भी है, बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है, वो देखो स्कूल में अप्लाई कर देना डायरेक्ट। ठीक है, अगर आया तो सर कैसे करेंगे, देखो अगर सपोज मैंने बोला, आपने ऐसे याद करना है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 2mv कॉस थीटा, ये सिर्फ और तब लगेगा ये फार्मूला, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ जब टक्कर मारने के पहले और टक्कर मारने के बाद स्पीड सेम है। जैसे मैंने मान लिया ये केस है, एक बॉल आई यहाँ से mv से टक्कर मारी इसने मोमेंटम से, और mv मोमेंटम से बाहर, यानी वेलोसिटी चेंज हुई, तो ये हो गया। तो इसमें थीटा कितना है सर, इसमें थीटा लेना होता है इस, अभी एक मिनट बेटा वेट करो, इसको मैं ये बताना चाहता हूँ,
एक डायग्राम और बनाऊंगा तब ये मेथड थोड़ा अलग है पिछले वाले से। ये बॉल आई और ये बॉल चल गई, यहाँ से ये जो एंगल है इसमें थीटा मानना है। ये जो थीटा है वो स्ट्राइकन का हाफ एंगल होता है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो बेटा इसमें तो एंगल ही नहीं है, सीधा ही गया और सीधा ही वापस आ गया, यानी ये तो थीटा इस केस में है ही नहीं, थीटा इस केस में 0 है। इसमें थीटा 180 डिग्री नहीं है। देखो एक मिनट मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 180 तो मैंने तो लेना था ना बेटा, मैंने ये बोलना था इसके आने का और इसके जाने के बीच में एंगल हो। मैंने ये वाला एंगल तो पूछा ही नहीं है। मैंने क्या पूछा है, मैंने तो जहाँ से बॉल आई और ये जो वॉल है, वॉल के साथ जो परपेंडिकुलर है, ये वॉल का परपेंडिकुलर है, देखो ये परपेंडिकुलर, वॉल के परपेंडिकुलर के साथ आने वाला इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम ही होते हैं, तो थीटा थीटा सेम है, ये उसका हाफ एंगल है। यानी अगर ये टोटल एंगल 2 थीटा है तो हमने यहाँ पर ये थीटा लिया है। अभी और देखो, अभी सपोज मैंने मान लिया ये वॉल है और ये बॉल आई, ये टक्कर मारी, ये गई, उन्होंने कह दिया ये 60 डिग्री पे टक्कर मार के चला गया, तो अभी थीटा कितना हुआ सर, थीटा हुआ 30 डिग्री, ठीक है। थीटा कितना हो गया 30। तो अब इसका आंसर निकालो, चेंज इन मोमेंटम इज 2mu, जो इसकी वेलोसिटी u है या v है जो भी माननी है, v आने से पहले v जाने के बाद इस cos 30 डिग्री, हाफ एंगल लेना उसका टक्कर मारने के बाद अलग। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है 2mv cos 30। तो आपकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, बुक में पता क्या क्वेश्चन है, बुक में ये दिया है क्वेश्चन एनसीईआरटी में, उन्होंने दे दिया ये वॉल है और वॉल से एक बॉल आई यहाँ पर, ये ब्लू कलर की बॉल मलाई और ये v वेलोसिटी से आई और v वेलोसिटी से टक्कर मार के चली गई, ठीक है। तो ये यूं गई और यूं चलेगी v वेलोसिटी से, ठीक है सर, v से आई और v से चलेगी। तो अब उसने बुक में ये क्वेश्चन में एंगल दिया है 45 डिग्री। तो अभी देखो जब ये टोटल एंगल 45 डिग्री हो गया तो सर का जो शॉर्टकट है उसके हिसाब से ये जो एंगल है ये 22.5 डिग्री हो गया, ठीक है। तो सर ने बोला चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी v आने की v जाने की है, तो वो होगा 2mv cos, हाफ एंगल कितना हो गया 22.5। तो अभी देखो ऐसे क्वेश्चन में तब दिक्कत आती है जब आपको कॉस्ट या साइन का उसके फॉर्मूला ना पता हो। जहाँ तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आपने शॉर्टकट लगाना है तो कॉस 22.5 की वैल्यू कैलकुलेटर से देख लो, ठीक है। जहाँ फिर एक और चीज़ है, सिंपल है भी, आप क्या करो इसको वो वाला फार्मूला लगा दो, इन दोनों में एंगल कितना है बताओ, 45 डिग्री है ना टोटल एंगल। देखो इसको आगे ले जाओगे, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल कितना है 45 डिग्री। जहाँ फिर जैसे बुक लगाती है, बुक के हिसाब से डायरेक्ट लगा दो, P = √p² + q², यानी mv का स्केयर प्लस mv का स्केयर प्लस 2mv cos 45 डिग्री, जो इन दोनों के बीच में एंगल है, डायरेक्ट अप्लाई कर दो, ठीक है, जैसे कर दो। बाकी आपकी मर्जी है, आप ना अपने आप देखना, ये क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं बहुत सारे, मैंने इसको कंपोनेंट से भी कराया है। लास्ट मेथड देख लो इसका, इसके 1000 मेथड होते हैं, ये आया ये गया। अब ये मेथड तो आना ही चाहिए, क्योंकि अगर अलग अलग वेलोसिटी, सपोज मैंने कह दिया ये वेलोसिटी, इसका मोमेंटम है सपोज 4m, यानी इसकी वेलोसिटी 4 दे दी, टक्कर मारने के बाद मैंने कह दी इसकी वेलोसिटी होगी 2m, यानी ये वेलोसिटी 2 है, मास ये, यानी मास इनटू वेलोसिटी 2m हो गया। ये एंगल पे स्ट्राइक किया सपोज, ये मेथड ज़रूरी है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़रूरी हो जाता है कि आने की, देखो ये वेलोसिटी थी आने की 4 और जाने की 2 है, तो ही मास इनटू वेलोसिटी, ये मास इनटू वेलोसिटी 4m है। सपोज ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल 45 डिग्री है। सबसे अच्छा मेथड मुझे तो यही लगता है, मैं कोई भी क्वेश्चन कंपोनेंट मेथड से ही करता हूँ, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, इस 4m के 2 कंपोनेंट लेने हैं। जो पहला कंपोनेंट मैंने लिया वो इस एक्सिस में ले लिया, तो ये 4m, ये पहले सर ने वेक्टर गलत मारा है क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन ये नहीं होगी। दोबारा से देखते हैं, जैसे ये 4m है तो इसका 4m का ये अगर एरो इस तरफ लग रहा है तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा, दिस इज 4m sin 45, जिसके साथ एंगल नहीं होता उसके साथ साइन, और इसका दूसरा, इसी का दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, दैट इज 4m cos 45। सर ये समझ में आ गया, ठीक है। अभी इस 2m का कंपोनेंट लेना है। अगर इस 2m के कंपोनेंट लेंगे देखो, तो एक तो इधर आएगा, वो आएगा 2m
दोबारा से लिखते हैं इसको, दैट इज 2m sin 45, और इस तरफ कितना आएगा, इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो इधर आएगा, दैट इज 2m बोलो cos 45, जिसके साथ एंगल आएगा उसके साथ तो वही आएगा ना, ये 2m cos 45, कॉस और साइन पता लग गया ना, जिसके साथ एंगल है उसके साथ कॉस है, दूसरे साथ साइन है। अभी इसमें जो मैंने रेड कलर से लिखा है, जान के कलर चेंज किए हैं, ये दोनों जो है ना, ये वाला 4m sin 45 और 4m cos 45, ये दोनों इनिशियल थे, देखो इसके कंपोनेंट थे दोनों, और वाइल ये जो 2m sin 45 और 2m cos 45 है, ये फाइनल है, ये फाइनल के थे। तो अभी हमने चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो हम अलग अलग निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है सर, एक्स एक्सिस कौन है, देखो एक्स एक्सिस में ये जो था ये फाइनल है, ये फाइनल है, यानी इसका फाइनल ये था 2m, इसकी डायरेक्शन ये है, यानी ये नेगेटिव की तरफ है, यानी मैं लिखूँगा -2m cos 45। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, -2m cos 45 डिग्री फाइनल, माइनस इनिशियल कितना है, इनिशियल देखो ये वाला, ये रेड डाला, इसका कंपोनेंट ये कितना है, ये प्लस की तरफ जा रहा है, यानी माइनस के बाद अंदर प्लस डालोगे, 4m sin cos 45। यार ये जिसको समझ में नहीं आया मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। देखो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, इसको मैं आगे ले जाता हूँ। ये देखो जैसे ये था, इसका एक कंपोनेंट आया था ये वाला x का, ये था इनिशियल, ठीक है, एक यहाँ से ये 2m जा रहा था, इसका x वाला कंपोनेंट ये था, ये था फाइनल। मैंने लिखा फाइनल मोमेंटम x एक्सिस में, इसको -2 डाला था क्योंकि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव थी। फिर फाइनल माइनस, चेंज के लिए ये माइनस आता है, जब चेंज वर्ड यूज़ करना है तो ये माइनस आया, तो इनिशियल की डायरेक्शन ये है, तो प्लस की डायरेक्शन है ये, तो इनिशियल, यानी हुआ क्या इन दोनों में, ये माइनस है और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी दोनों हुए तो ऐड ही, यानी फाइनल आंसर नेगेटिव में आएगा और ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी। यानी अगर मैं पीछे की बात करूँ तो ये जो हमारे दोनों थे, ये हमारे दोनों क्या होंगे, ये हमारे दोनों माइनस है, और देखो ये माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अभी ये एक्स एक्सिस में था, अभी वाई एक्सिस में निकालना है तो वो सिंपल है। देखो वाई एक्सिस में अगर हमने चेंज निकालना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, इसको एक्स को रब कर देते हैं, अब इसकी कौन सी ज़रूरत है ना, अब एक्स की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो वाई का ही चेंज देखना। जब वाई का चेंज देखना तो वो तो यही है, तो वाई का चेंज है, देखो चेंज मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस दैट इज इक्वल टू, फाइनल मोमेंटम कौन सा था सर, ये वाला, इसका कौन सा कंपोनेंट वाई में है सर, ये रहा, तो ये नेगेटिव की तरफ है, हाँ सर नेगेटिव है, यानी माइनस का कितना आ जाए इसका, -2m sin 45। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, ये फाइनल मोमेंटम है। इनिशियल कितना है, माइनस, ये भी माइनस है कि प्लस लेना है इसको, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड है, इसको भी माइनस लेंगे तो इसका -4m sin 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमें क्लियर है, तो दोनों को जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को यानी हमारा x भी आ गया चेंज, हमारा y भी आ गया, तो व्हाट इज नेट चेंज इन मोमेंटम, वो होता है √ऑफ चेंज इन मोमेंटम अलोंग x एक्सिस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पीछे अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। ठीक है, तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम अलोंग x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो अभी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये मुझे करके भेजना थोड़ी देर में, ठीक है, ट्राई करके थोड़ा सा अटपटा सा देता हूँ मैं भी, आपको समझ में आया कि नहीं आया मुझे क्लियर हो जाएगा। ये है वॉल, जरूरी नहीं है वॉल हो, बैट भी हो सकता है। बच्चे ने यहाँ से हमारी बॉल, इसका मोमेंटम है 8m, और टक्कर मारने के बाद ये गई बॉल यहाँ पर, इसका है 4m, ये जो एंगल है हमारा सपोज ये है 30 डिग्री और ये भी है 30 डिग्री। वी हैव टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, सबसे पहले इसके कंपोनेंट लेना है, दोनों के एक्स वाई कंपोनेंट लेने के बाद चेंज इन मोमेंटम एक्स निकालना है, फिर चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई निकालना है। दोनों के दोनों निकालने हैं, तो उसके बाद आपने देखना है भी क्या करना है हमने। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। मोमेंटम बहुत चेंज निकाल लिया। अनम्यूट करो बेटा, कोई म्यूट नहीं है।
तो ऐसे अभी जो चेंज इन मोमेंटम हमने निकाले, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो अभी डीएवी का पेपर हुआ था, डीएवी के पेपर में क्वेश्चन आया वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको उसके बेसिक तरीका आना चाहिए, जैसे ये 3 ब्लॉक हमने कनेक्ट कर दिए। तो जब 3 ब्लॉक हमने कनेक्ट कर दिए तो हमने इसको यहाँ पे सपोज कोई फोर्स दे दी 80 न्यूटन। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अभी ये उनके ना वैगन के बेस से क्वेश्चन आया। अभी वैगन लगे हुए हैं, जैसे ट्रेन है तो ट्रेन के साथ बड़े सारे वैगन लगे हैं, अनम्यूट करो सारे। तो उसमें हमने क्या करना है, अभी जब हमने वैगन के किसी भी पोर्शन में उसने पूछी थी फोर्स कितनी है, ठीक है, उन्होंने फोर्स पूछी थी भी फोर्स कितनी है, तो वो हमने कैलकुलेट करनी थी। तो ये क्वेश्चन मैंने ना ऐसे वैगन करके या ट्रेन करके नहीं कराया था, मैंने तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे ही करा दी था, जैसे 80 न्यूटन है, इसके नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रही, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उस चीज़ को। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये कॉमन प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, ये सबका सब यूँ करके यूँ मान लें, ये कॉमन प्लेटफॉर्म पे है। उसने इस ब्लॉक की इस रस्सी की टेंशन T1 और इस रस्सी की टेंशन T2 पूछी है। तो पहले इसका मास देगा वो आप सबको, इन सब के मास देंगे। जैसे इसने मास दे दिया 2 kg है, इसका 4 kg है, इसका भी 8 kg है। तो वो पूछेगा भी सबका बताओ दो सर ये कितना कितना आएगा, बताओ सबकी टेंशन कितनी आएगी। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, पहले डब्बे को खींचने वाला कौन है, 80 न्यूटन, यानी फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको कनेक्टेड बॉडी का क्वेश्चन कहते हैं। सर फोर्स टोटल है 80, टोटल मास ये जो 80 न्यूटन है ये तीनों डब्बों को खींच रहा है, यानी टोटल मास कितना हुआ 8 + 4 + 2 तीनों के ये आ गए 14 kg, यानी ए आ गया हमारा 80/14। चलो सर ये हमें क्लियर आ गया भी, हमारा ये 80/14 आ गया। चलो ये क्लियर है। जब आपको ये पता लग गया भी 80/14 एक्सेलरेशन है, तो अब क्वेश्चन में क्या टफ रह गया। जब आपने टेंशन T1 निकालनी है ये वाली, तो टेंशन T1 है ना, वो इस डब्बे को खींच रही है कि इन दोनों को खींच रही है, सोचने वाली बात है। ये टेंशन T1 इन दोनों को खींच रही है। अगर दोनों को खींच रही है तो इसका जो इस पे जो फोर्स है इन दोनों डब्बे पर वो है टेंशन T1। जैसे फोर्स की जगह T1 लगाएंगे और मास पहले ये सारे थे ये, लेकिन T1 सिर्फ इन दोनों को खींच रही है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 12 × A। एक्सेलरेशन सबकी सेम है, चाहे तीनों को खींच लो, चाहे अकेले को खींच लो, चाहे दोनों को। यानी अब एक्सेलरेशन पिछली वाली यहाँ पर लगा देंगे, यानी 12 × 80/14। तो ये हमारा आंसर आ गया T1। अगर T2 निकालना है तो T2 इज़ अ फोर्स जो सिर्फ किसको खींच रही है, सिर्फ 8 kg को खींच रही है, यानी 8 × एक्सेलरेशन। तो सर यही वाली है, कॉमन है, यानी 80/14। तो अभी उनको क्या क्वेश्चन आया मैं वो बताता हूँ आपको। ये आपको क्लियर हो गया सबको? हाँ सर ये क्लियर हो गया। उनको क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा दिया भी ट्रेन में जो टोटल डब्बे हैं वो हैं, मैंने मान लिया 30, ठीक है, 30 कोचेज़ हैं। 30 कोचेज़ में जो इंजन है वो फोर्स लगा रहा है सपोज 1000 न्यूटन, चलो 900 ले लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, 900 न्यूटन लगा लिए। जो एक डब्बे का मास है, वन डब्बे का, वन वैगन का जो मास है, मास ऑफ वन वैगन आई सपोज ले लिया मैंने 3 kg, ठीक है। उसने पूछा बताओ जो लास्ट के जो 10 वैगन है, जैसे ये मैंने ये ऐसे यूँ करके यूँ डब्बे बना लिए, ठीक है, सपोज ये पीछे 10 डब्बे हो गए और इस वैगन पे उन्होंने टेंशन पूछी, इसके पीछे 10 डब्बे हैं यूँ 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 करके, ठीक है। तो इसके पीछे 10 डब्बे हैं, यानी एक बात बताओ मेरे को, एक वैगन का मास मैंने 3 kg, देखो इमेजिनरी क्वेश्चन लिया है, 3 kg मास नहीं हो सकता, 3 kg बहुत कम है, बस मैंने कैलकुलेशन ईजी करनी है अपनी, ठीक है। तो एक बात हो, पहले जो नेट फोर्स है वो होगी नेट मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा ये नेट फोर्स इंजन कितनी लगा रहा है 900 न्यूटन, मास कितना है, एक वैगन का 3 किलो है और टोटल वैगन कितने हैं 30, यानी टोटल मास कितना हो गया 90। बोलो समझ नहीं आया, ट्रेन के कितने डब्बे हैं 30, एक डब्बे का मास कितना माना 3 kg, तो टोटल हो गया 90। ए आ गया, यानी ए कितना आ गया हमारा 10, ठीक है, समझ में आ गया 10 आ गया ये। तो ए 10 आने के बाद हमने क्या करना है, जैसे ही एक्सेलरेशन 10 आ गई, अब देखो इस डब्बे पे उसने टेंशन पूछी है, इस डब्बे पे टेंशन जो होगी वो होगी T1, मास कितना लेंगे अब बताओ,
अब मास कितना लगेगा, इसके पीछे कितने डब्बे हैं, 10। 10। 10 डब्बे हैं और एक का मास है 3 kg, यानी टोटल मास कितना हो गया, 3 30। 10 जा 30, यानी 30 इंटू एक्सलेशन कितनी है हमारी 10। 300। तो ये हमें लग गया पता, 1300 आ गई। तो ये 300 आ गई। तो यार ये बार बार कौन अपने आप को अनम्यूट कर रहा है, प्लीज़ मत करो ऐसे, मुझे ना आवाज़ नहीं अच्छी लगती बीच में, वो बीच में आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारा T1 आ गया, दैट इज़ टोटल टेंशन जो आ गई हमारे लास्ट के 10 डब्बों पर। ये क्वेश्चन आया था DV में इनको भी। तो ये भी सर सिंपल है, चलो आगे देखते हैं। अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं सारा। चलो देखो, अभी हमने क्या करना है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी, जब ये आ जाता है इसके बाद लिफ्ट का क्वेश्चन आता है। मैं आपको क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, तो रिवीजन अच्छी तरीके से कर लो। जब लिफ्ट का क्वेश्चन आए तो लिफ्ट के क्वेश्चन में उन्होंने कह देना है भाई लिफ्ट जहाँ तो एक्सेलरेशन से जा रही है। देखो 3 क्वेश्चन के आंसर सेम आते हैं। यहाँ पर जो बंदा बैठा है उसके नीचे हमने वेइंग मशीन रख दी। अगर ये रेस्ट पे है, जहाँ ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है चाहे नीचे आ रही है, इन तीनों के जो आंसर हैं, जो बंदे का एक्चुअल वेट है, सपोज बंदे का एक्चुअल वेट है 400 न्यूटन, तो इसका रिएक्शन भी 400 न्यूटन ही आएगा। यानी एक्चुअल वेट और एपरेंट वेट दोनों बराबर होंगे। सर ये एपरेंट वेट जो मतलब ये वेइंग बैलेंस नीचे से मेज़र कर रहा है। तो दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर कोई बंदा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लिफ्ट में नीचे जहाँ ऊपर जहाँ रेस्ट पे है, तो तीनों केस में जो उसका एक्चुअल वेट है उसको उतना ही मेज़र होता है। चलो सर ठीक है। नेक्स्ट केस, जब वो एक्सेलरेशन से ऊपर या नीचे, जैसे एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये बंदा है, इसके नीचे ये वेइंग मशीन लगा दी मैंने, ठीक है। बंदा वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, इस पर जो रिएक्शन लग रहा है वो R लगेगा, इसका जो वेट है वो नीचे एक्ट होगा mg, इसका जो बंदे का मास है वो मैंने मान लिया बंदे का मास m है। तो हम कहेंगे सर ये एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है, तो अगर ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन में, यानी रिएक्शन बड़ा होगा किससे, इससे। सर ये बड़ा कौन होता है, अरे बेटा जिस साइड एक्सेलरेशन होगी वो चीज़ बड़ी होगी, यानी ये R बड़ा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू R माइनस एम जी। नेट फोर्स क्या होती है सर, मास इंटू एक्सेलरेशन, नेक्स्ट फॉर्मूला m इंटू ए इक्वल टू R माइनस एम जी। तो हमारा R कितना आ गया सर, m कॉमन आ गया, g प्लस ए। तो ये कौन सा केस हो गया सर, ये हमारा एपरेंट वेट आ गया, एपरेंट वेट g प्लस ए आ गया। यानी जो इस बंदे का येलो कलर मंकी का जो वेट है वो अगर इधर हमें mg अपीयर नहीं होगा, हमें अपीयर होगा mg प्लस ए। यानी जब कोई मंकी लिफ्ट में ऊपर जा रहा है तो उसका रिएक्शन बढ़ जाएगा। अगर ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो, ऊपर की जगह नीचे की तरफ, देखो लिफ्ट चाहे ऊपर जाए, लिफ्ट चाहे नीचे जाए, लिफ्ट का आना या लिफ्ट का नीचे जाना इस क्वेश्चन पे कोई चेंजेस नहीं करता। वेलोसिटी का कोई मायना नहीं है, सब एक्सेलरेशन का है। लिफ्ट जा ऊपर ही रही है लेकिन उसकी एक्सेलरेशन नीचे तरफ है, मतलब रिटार्डेशन है। तो जब ऐसे केस हो जाएगा तो आप इसको ज़्यादा बोलोगे mg को, तो हमारी इक्वेशन एफ नेट इक्वल टू R माइनस एम जी की जगह क्या आएगी, mg माइनस R। तो इसमें चेंज आ जाएगा mg माइनस R। यार मैं ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप सबको, मैं ये बताना चाहता हूँ भी लिफ्ट जो है ना, लिफ्ट का ऊपर जाना या नीचे जाना काम नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया नहीं लिफ्ट कहाँ जा रही है, मैंने बोल दी ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। मैंने नहीं बताया लिफ्ट कहाँ जा रही है, मैंने बोला बोलो ये रीड कितना करेगा। आप बोलोगे सर देखो ये mg है और ये रिएक्शन ऊपर है, तो हम सर नीचे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, यानी ये बड़ा है, यानी जो हमारी एफ नेट की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी सर, mg माइनस R, यही आएगी ना, ठीक है। लेकिन लिफ्ट ऊपर जा रही थी, लिफ्ट की डायरेक्शन ऊपर है। लिफ्ट के ऊपर जाने या लिफ्ट के नीचे आने से इस इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होती। ये जो इक्वेशन बनती है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। चलो सर ये क्लियर है। अच्छा सर ये क्लियर हो गया। तो अभी एक चीज़ और देखो आगे देखो, अगर कोई फ्री फॉल हो जाए, क्या हो जाए, फ्री फॉल में अपरेंट वेट 0 होता है, फ्री फॉल में अपरेंट वेट 0 होता है। अगर किसी कोई चीज़ गिर रही है तो जैसे आप बोरी लेके ऊपर से कूद रहे हो तो आपको बोरी का वेट महसूस नहीं होगा। जब 2 फाइटर लड़ते हैं
हम अर्थ से भी फोर्स लेते हैं, अर्थ को पुश करके, तो वो फोर्स तब मिलती है जब हम अर्थ पे हैं। अगर बॉडी को फाइटर की बॉडी को ऊपर उठा दोगे तो वो अर्थ की सपोर्ट नहीं मिलती, उसको सारी की सारी अपनी मस्कुलर एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है, चलो सर ये ठीक है। एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था, मैं भूल गया। चलो इतना क्लियर आपको, आगे देखते हैं। चलो लिफ्ट का केस हो गया। लिफ्ट के केस में और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लिफ्ट के केस के मैंने आपको बता दिए हैं, मुझे तंग मत करना। लिफ्ट के केस में अगर कोई बंदा यहाँ से कोई बॉल गिर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, जैसे यू उसकी ज़ीरो है, वो कितनी देर बाद नीचे टक्कर मारेगी, तो इस ऐसे क्वेश्चन में आपने सारे के सारे में जनरल फॉर्मूला लगाना है, लेकिन जी की जगह G+A लगाना है जब आप ऊपर जा रहे हो। ठीक है, अगर नीचे आ रहे हो तो जी की जगह G-A लगा देना, ये आपने पहले भी किया हुआ। चलो आगे देखो, इसको छोड़ रहा हूँ मैं, ये आर्टिकल बहुत हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, अगर बात करें वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, तो बच्चे कभी भी क्लियर नहीं करते भी सर ये क्या चीज़ है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पहले ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है? हाँ देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है सर? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि इसकी हर एक जगह जो स्पीड है वो अलग अलग है। बॉल की स्पीड इस पॉइंट पे कुछ और है, इस पॉइंट पे कुछ और है, इस पॉइंट पे कुछ और है। आपने इसको बॉल को किसी स्ट्रिंग से बांध लिया। सर ये हमारी रस्सी है, ये हमारी रस्सी है, हमने रस्सी को बांध लिया। ठीक है, तो एक चीज़ सीधी सी बात है, जब आप इसको घुमाओगे तो ये देखो टेंशन ऊपर लगेगी और इसका वेट नीचे एक्ट होगा। तो इससे पहले एक चीज़ और देखो, मैं ना बताता हूँ आपको। एक ना बच्चों को क्वेश्चन बहुत आता है स्कूल में, जो बच्चे बहुत गलत करते हैं, वो देखते हैं हम भी क्या क्वेश्चन है। वो कहेंगे भी सर देखो ऐसे है भी हमारे पास, ये एक सड़क का ब्रिज है, ब्रिज है। ये 3-4 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो आज ना आपकी मैं सोच रहा हूँ एक क्लास और लूँगा, आपको व्हाट्सएप आ जाएगा। ठीक है, 2-3 क्लासें लगा लो, रिवीजन कर लेते हैं इसकी पूरी लॉज ऑफ मोशन की। तो सपोज ये मैंने मान ली ये बस है या कार है, कुछ भी ले लो। ठीक है, ये यहाँ पर यूँ है, ये भी रेस्ट पर है। किस पर है? रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो बताओ इसका वेट कहाँ एक्ट होगा? सर नीचे। तो इसका रिएक्शन कहाँ लगेगा? दोनों टायरों से लगेगा, जो कि मैंने मान लिया टोटल कितना है ऊपर, R है। अगर बस रेस्ट पे है तो R एंड वेट दोनों बराबर होंगे, वही रेस्ट पे है। तो यानी ये जो एक्चुअल वेट है उसका mg, और जो उसको अपीयर हो रहा है वो भी mg हो रहा है, अभी mg अपीयर हो रहा है। चलो सर ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछना, उन्होंने कह दिया भाई साहब ये जो बस थी यहाँ से चली थी और यहाँ 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 घूमती घुमाती घूमती घुमाती घूमती घुमाती जा रही है, तो अब इसकी वेलोसिटी v है। अब इसकी वेलोसिटी कितनी है? इस इंस्टेंट में मैंने टेंजेंट मार दिया और ये बोल दिया v है। चलो सर अब v है, तो अब उसने पूछा बताओ अब रिएक्शन और वेट में क्या रिलेशन है। बच्चे को लगता है सर इसमें कोई चेंज नहीं है, जो पुराना आंसर था वही अभी आंसर होगा। लेकिन एक चीज़ देखो, जब चीज़ कोई गोल घूम रही है, जैसे ये बस यूं करके गोल घूम रही है, जिसका रेडियस इस तरफ, जो भी इस ब्रिज का रेडियस होगा उसका ये रेडियस हो जाएगा सेंटर की तरफ, तो ये गोल घूमेगी, तो इस पर पक्की एक फोर्स है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। ठीक है, तो सर इस पर तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। अब बच्चा के सर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाओ टूवर्ड्स द सेंटर, तो बेटा कभी नहीं लगानी। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी गोल घूमती चीज़ पर नेट फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है? नेट फोर्स। सर दोबारा से बताओ, किसी गोल घूमती चीज़ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो नेट फोर्स है। तो सर अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो अभी मैं ना अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, बच्चे की गलती क्या, स्टूडेंट की 99% ये गलती होती है। बच्चा क्या करता है, पहले मैं गलत कर रहा हूँ, बच्चा क्या करेगा, वो करेगा सर देखो आपने बोला था सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगेगी, तो सर ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्योंकि इस आर का सेंटर इस तरफ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगी। अब बच्चे ने इक्वेशन बनानी है, बच्चे ने लिखा सर R इज इक्वल टू ऊपर वाली फोर्स R इक्वल टू FC प्लस mg, FC प्लस mg, ये इक्वेशन बना दी बच्चे ने। सर ये सही है क्योंकि देखो सेंट्रीपिटल फोर्स सर टुवर्ड सेंटर है, रिएक्शन ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, तो सर ये सही है। ये बिल्कुल गलत इक्वेशन है। सर ये कैसे गलत है? सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होती है। अब बताता हूँ सही क्या है, गलती क्या है इसमें बताता हूँ।
इसमें गलती ये है, सेंट्रीपिटल फोर्स को आपने इधर नहीं लगाना, आप वेट लगा सकते हैं, भी वेट नीचे जा रहा है। आप कहेंगे सर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है सर वो तो नेट फोर्स होती है। अगर नेट फोर्स है यानी नेट फोर्स, चीज़ गोल घूम रही है तो नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर होगी, यानी दिस इज़ द नेट फोर्स। तो नेट फोर्स अगर डाउनवर्ड है यानी नेट फोर्स यानी इस तरफ है, यानी कौन बड़ा होगा, mg के r। अगर नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर है तो r कैसे बड़ा है, वो तो सेंटर से अवे जा रहा है, वेट आ रहा है सेंटर की तरफ, यानी मैं लिखूंगा नेट फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस r। और नेट फोर्स जो इधर होगी वो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी मेरी एफ सी इक्वल टू एम जी माइनस आर आ जाएगा। अब इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन सेम नहीं है। ये एफ सी अगर मैं इधर रहने दूँ तो आर माइनस एम जी आ जाएगा, यानी इसमें आ रहा है एफ सी इक्वल टू आर माइनस एम जी, ठीक है। और इसमें कितना आ रहा है, एफ सी इज एम जी माइनस आर, दोनों में फ़र्क है। सर मेरे को तो अभी भी नहीं समझ में आया जो आपने पढ़ाया, कईयों को अभी भी नहीं समझ में आया। तो इसको देखो, इसको कैसे समझना, तो ऐसे भी इसको अगर आपने समझना है तो मैं दोबारा से ड्राइंग बनाता हूँ। देखो ये सपोज दोबारा से लास्ट मेरे को 5 मिनट्स ही रह गए मेरे पास। ये है, अगर बस रेस्ट पे है, बस किस पे है, रेस्ट पे है, यानी रिएक्शन एंड वेट बराबर है, कोई नेट फोर्स नहीं है। सर ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये बस चल रही है यूँ करके यूँ, तो अगर यूँ घूम रही है तो इसकी नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर है, तो वो नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, तो ये नेट फोर्स है। तो ये वेट नीचे एक्ट हो रहा है और रिएक्शन ऊपर लग रहा है। इसमें गलती ये है भाई, आप नेट फोर्स इधर मत डाला करो, नेट फोर्स को डालने के लिए आप साइड में डाला करो। सर इसकी नेट फोर्स यूँ है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लग दो। तो अभी नेट फोर्स डाउनवर्ड है यानी एम जी बड़ा होगा आर से, तो एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम एफ सी। तो जो एफ सी की वैल्यू है वो आपको मालूम है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आर की वैल्यू निकालो, आर इक्वल टू आ गया एम जी माइनस एफ सी, एफ सी मीन्स एम वी स्केयर बाई आर, दिस इज द फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स। तो रिएक्शन कम हो गया क्या बढ़ गया, कम हो गया। जब आप बड़े हो गए ना, जब आपके बच्चे कार पर बैठे होंगे, तो जब आप ब्रिज पे चढ़ोगे ना, तो बच्चों को कहना बेटा जैसे जैसे हम कार में ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे हैं ना, जो कार का वेट है ना वो कम हो रहा है, जो कार का वेट है वो कम हो रहा है।